our topic that is electric current. ठीक है, तो इससे पहले हमने सारे टॉपिक्स कर लिए थे. इलेक्ट्रिक करंट कर लिया, रेजिस्टिविटी कर लिया, रेजिस्टेंस कर लिया, ओम्स लॉ कर लिया, कैपेसिटेंस कर लिया, सॉरी कंडक्टिविटी कर लिया, कंडक्टेंस कर लिया. ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट कर लिया. तो अभी जो बचे हुए टॉपिक्स हैं उसको कर लेते हैं. तो फर्स्ट टॉपिक है आज का कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस. ओके, तो किस किस में पढ़ेंगे? पहला में पढ़ेंगे रेजिस्टेंस इन सीरीज कनेक्शन. दूसरा पढ़ेंगे रेजिस्टेंस इन पैरेलल कॉम्बिनेशन. ठीक है, रेजिस्टेंस इन पैरेलल. पहला है सीरीज और दूसरा है पैरेलल. इसका डायग्राम हम ड्रॉ कर लेते हैं पहले. तो हम एक बैटरी से कनेक्ट करेंगे, साथ में एक टीवी रखेंगे. ठीक है, R1 R2 R3. करंट इस टर्मिनल से जाएगा, दैट इज पॉजिटिव नेगेटिव. यहाँ से I करंट फ्लो करेगा. बैटरी 3 वोल्ट का है. दोनों को हम पैरेलल के साथ में लेकर चलते हैं. इसमें है पैरेलल. इसका आप एक एग्जाम्पल कर चुके हैं ना कैपेसिटर का. इसको भी हम एक बैटरी से कनेक्ट करेंगे, प्लस माइनस प्लस. ठीक है, अब हम 3 रेजिस्टेंस इसमें लिए. इसमें भी हम 3 रेजिस्टेंस लेते हैं, R1 R2 R3. तो वो है सीरीज जिसमें एक का एंड पॉइंट दूसरे का स्टार्टिंग है. मींस अगर कोई भी करंट पास कर रहा है तो R1 में थ्रू पास होगा तभी वो R2 में जा सकता है और कोई रास्ता नहीं है इसके पास. लेकिन यहाँ पे क्या है कि ये करंट अगर पास कर रहा है तो इसके पास यहाँ से 3 डेरिवेशन हो गए, 1 2 3 ब्रांच हो गए. ठीक है, तो पहले सीरीज को करते हैं. सीरीज में जो करंट है वो तीनों से सेम पास करेगा, I1 I2 I3. लेकिन वोल्टेज अक्रॉस द टर्मिनल यहाँ हो जाएगा V1, यहाँ होगा V2, यहाँ होगा V3. ठीक है, तो क्या कंसीडर किए? कंसीडर R1 R2 एंड R3. क्या है ये? 3 रजिस्टर्स या रेजिस्टेंस connected in series with a battery of V volt. ठीक है, तो ये हम कंसीडर करेंगे. अब आप देखिए ब्रांचेस में कितना, ब्रांचेस में नहीं, मतलब I जो करंट है वो I होगा. इसलिए I जो करंट है वो सेम करंट तीनों रजिस्टर से पार हो रहा है, लेकिन वोल्टेज जो है वो अलग अलग पार हो रहा है. तो ओम्स लॉ पढ़े थे ना. ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या पढ़े थे हम? ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग हम पढ़े थे V = IR. ठीक है, IR. तो V1 = कितना होगा? V1 = कितना आएगा? V1 = I R1, V2 = I R2, V3 = I
R3 और V इज इक्वल टू कितना है V1 प्लस V2 प्लस V3। ये V1 प्लस V2 प्लस V3 इज इक्वल टू कितना V। अब इसको V को हम क्या लिख सकते हैं इधर से V इज इक्वल टू V1 को क्या लिखेंगे I R1 प्लस V2 I R2 प्लस V3 I R3। क्या हो जाएगा इसमें से हम I कॉमन ले लेते हैं R कितना आएगा R1 प्लस R2 प्लस R3। देखिए ठीक है I R1 प्लस I R2 प्लस I R3। अब I कॉमन ले लिया R1 प्लस R2 प्लस R3 और ये V का ये क्या आना चाहिए ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग V इज इक्वल टू I R आना चाहिए। तो V है और दिस इज इक्वल टू V I R S। R S क्या हो जाएगा यहाँ पे R1 प्लस R2 प्लस R3 मीन्स तीनों का डायरेक्ट सम हो गया। तो रेजिस्टेंस में हम जब रेजिस्टेंस सीरीज में कनेक्टेड रहता है तो क्या है R1 प्लस R2 प्लस R3। अगर हम यही रेजिस्टेंस को n लेते हैं मीन्स मान लेते हैं कि और रेजिस्टेंस है डॉट डॉट चलता जा रहा है R इज इक्वल टू R S इज इक्वल टू मीन्स R1 R2 या प्लस R2 प्लस R3 प्लस डॉट 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 Rn। तो यहाँ क्या रहेगा R1 ये RS क्या रहेगा R1 प्लस R2 प्लस डॉट 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 Rn। ठीक है तो रेजिस्टेंस क्या है जस्ट हम रेजिस्टेंस को जस्ट क्या कर दिए समेशन फॉर्म में लिख दिए इन द केस ऑफ रेजिस्टेंस इन सीरीज। क्यों क्योंकि इसमें जो करंट है वो सेम वैल्यू पास करेगा वोल्टेज क्या होगा पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द डिफरेंट रेजिस्टर्स आर डिफरेंट V1 V2 एंड V3 जो कि जस्ट अपोजिट है। रेजिस्टर्स कैपेसिटेंस क्या हो रहा था पैरेलल लेक्चर में पढ़ा है कैपेसिटेंस सीरीज में क्या हो रहा था 1 by CS is equals to 1 by C1 plus 1 by C2 plus 1 by C3 डॉट 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 रेसिप्रोकल हो रहा था। ठीक है वैसे ही हम नेक्स्ट पैरेलल में देखेंगे तो क्या होगा यहाँ पे जो V है वो सारे ब्रांच में सेम पोटेंशियल जाएगा और करंट यहाँ से डिवाइड हो जाएगा मीन्स फर्स्ट ब्रांच में I1 सेकेंड में I2 थर्ड में I3। अब ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग V इज इक्वल टू I R होना चाहिए। ठीक है अब आप देखो I इक्वल टू कितना आएगा इसी के अकॉर्डिंग देखिए I इक्वल टू कितना आएगा I इज इक्वल टू V बाय R। ठीक है तो I1 कितना आ जाएगा I1 is equal to V by R1, I2 is equal to V by R2, I3 is equal to V by R3। ठीक है V by R3 और I क्या है टोटल I कितना है यहाँ पे देखो ये I1 आया ये I2 आया और ये I3 आया और फिर ये तीनों ब्रांच में क्या हो जाएगा I is equal to I1 plus I2 plus I3। ठीक है यहाँ क्या फ्लो कर रहा है I क्या है I आया तो I1 is equal to I1 plus I2 plus I3। अब हम I को क्या लिख रहे हैं I1 plus I2 I3 तो I1 की जगह आप क्या लिखेंगे V by R1 plus V by R2 plus V by R3। ठीक है तो इसमें हम क्या कर सकते हैं V को कॉमन लेंगे तो क्या जाएगा 1 by R1 plus 1 by R2 plus 1 by R3 और इसी 1 by R1 R2 को क्या लिख रहे हैं V by RP। तो RP क्या हो गया here RP is equal to 1 by R1 plus 1 by R2 plus 1 by R3। ये क्या हो गया आपका 1 by RP ये हो गया क्या I is equal to टोटल I is equal to V by RP। तो रेजिस्टेंस जो पैरेलल में हमारा था रेजिस्टेंस जो पैरेलल में हमारा था उसमें क्या आ रहा है 1 by RP is equal to 1 by R1 plus 1 by R2 plus 1 by R3। ठीक है तो अगर यहाँ पे भी हमारा n तक है तो 1 by RP कितना रहेगा 1 by RP is equal to 1 by R1 plus 1 by R2 R2 plus 1 by R3 डॉट 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 1 by RN। ठीक है और जस्ट इसको एलसीएम लेकर के हम क्या करेंगे प्लस कर लेंगे और उसके बाद में जस्ट रेसिप्रोकल ले लेंगे जैसा कि हम कैपेसिटर के केस में किए थे इन द केस ऑफ सीरीज कैपेसिटर इन सीरीज
तो जस्ट अपोजिट है, कैपेसिटर का सीरीज और रेजिस्टेंस का पैरेलल मैच करता है, कैपेसिटर का पैरेलल और रेजिस्टेंस का सीरीज मैच करता है, जस्ट अपोजिट है, ठीक है। लेकिन दोनों में केस सेम है कि वहां पर भी चार्ज सेम फ्लो कर रहा था और इसमें चार्ज अलग अलग फ्लो कर रहा था और पोटेंशियल अलग अलग था और यहाँ पोटेंशियल सेम था कैपेसिटर में। तो ये हो गया आपका रेजिस्टेंस, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस इन सीरीज एंड कॉम्बिनेशन इन पैरेलल। तो इस पे बेस्ट न्यूमेरिकल्स भी आते हैं और इसी चीज को अप्लाई करके आप इसी फंडामेंटल को अप्लाई करके हम पूरा का पूरा निकाल सकते हैं किसी भी आर का वैल्यू, ठीक है। तो ये हो गया आपका सीरीज एंड पैरेलल का। अब इसको रब करते हैं हम। अब नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा? नेक्स्ट टॉपिक है हमारा किर्चॉफ्स लॉ। देखिए, ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग हम लोग एक सिंपल सा सर्किट को सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन अगर सर्किट में बहुत सारे लूप्स है, बहुत सारा जंक्शन है, तो उसको सॉल्व करने के लिए हम कुछ लॉ को यूज करते हैं, दैट इज कॉल्ड किर्चॉफ्स लॉ ऑफ करंट और किर्चॉफ्स लॉ ऑफ वोल्टेज। उससे हम कॉम्प्लेक्स सीरीज को सर्किट को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। ये हो गया आपका किर्चॉफ्स लॉ। फर्स्ट हो गया दैट इज किर्चॉफ्स फर्स्ट लॉ और इसी को क्या बोलते हैं? किर्चॉफ्स जंक्शन लॉ और किर्चॉफ्स, तीन नाम है इसका, किर्चॉफ्स करंट लॉ, ठीक है। तो क्या क्या नाम है इसके? ये फर्स्ट हो गया, किर्चॉफ्स में दो लॉ है, फर्स्ट लॉ हो गया किर्चॉफ्स फर्स्ट लॉ या किर्चॉफ्स जंक्शन लॉ या फिर किर्चॉफ्स करंट लॉ, ठीक है। तो इसमें हम क्या दिख रहा है कि जंक्शन का काम होगा और करंट का काम होगा, वोल्टेज का काम नहीं करेंगे हम इसमें। तो किर्चॉफ्स का इसको लॉ को लिख लेते हैं पहले। इट स्टेट्स दैट the algebraic sum of current meeting at a junction in a closed circuit is 0, ठीक है। मीन्स टोटल करंट अगर हम जंक्शन पे मैच करते सम निकालते हैं क्लोज सर्किट में, तो उसका टोटल का वैल्यू 0 हो जाएगा, ठीक है। इसको एक एग्जांपल से भी समझ लेते हैं हम।
देखिए अब क्या है कि ये जंक्शन का मतलब क्या हो रहा है कि एक से ज्यादा पॉइंट एक जगह पे मीट करता हो, एक से ज्यादा पॉइंट, दो या दो से ज्यादा पॉइंट एक जगह एक पॉइंट पे मैच करता हो और वहां से मल्टीपल रास्ते हैं, दैट इज कॉल्ड जंक्शन। तो ये O क्या है, ये एक जंक्शन है। अब O पे आप देख रहे हैं कि 5 करंट, कोई करंट आ रहा है, कोई करंट जा रहा है। O से I1 करंट इधर जा रहा है, I2 जा रहा है और जंक्शन की तरफ I3 आ रहा है, I4 भी जा रहा है, I5 भी आ रहा है। तो इसमें करना क्या है, इसमें हम लोगों को इसका वैल्यू निकालना है, ठीक है। अब इसमें एक साइन कन्वेंशन हम लोग यूज करेंगे, एक साइन कन्वेंशन लेंगे। साइन कन्वेंशन क्या लेंगे कि जो भी करंट, द करंट्स which flow towards the junction are taken as positive, ठीक है, और away from the junction and away from the junction are taken as नेगेटिव। ओके, तो देखिए आप इसमें क्या हो रहा है कि जो टुवर्ड्स द जंक्शन क्या है उसको पॉजिटिव लेना है और ऑब्जेक्टिव सम उसका क्या करना है, ऑफ द करंट मीटिंग एट अ जंक्शन इज जीरो करना है। तो अब हमको देखना है I1 क्या हो रहा है, अवे फ्रॉम द जंक्शन जा रहा है तो -I1 प्लस -I2 प्लस I3 प्लस I4 अवे जा रहा है -I4 प्लस I5, ये दिस इज इक्वल टू 0, मतलब यहाँ पे क्या आ गया I1 प्लस -I2 प्लस I3 -I4 प्लस I5 इज इक्वल टू 0। अब इसी प्रॉब्लम में क्या है, ये क्वेश्चन आ गया इसका। इसी प्रॉब्लम में अगर हम किसी दो करंट का वैल्यू सारा का दें और एक का अननोन क्वांटिटी रखें, ठीक है, जैसे मान लेते हैं इसी प्रॉब्लम में इसको हम दे दिए 1 एम्पियर, इसको दे दिए 5 एम्पियर, इसको दे दिए 3 एम्पियर, इसको दे दिए 2 एम्पियर, इसको दे दिए फिर 4, सॉरी इसी का वैल्यू निकालना, I5 का वैल्यू निकालना। तो टोटल जंक्शन पे जो करंट आ रहा है उसको 0 होना चाहिए, वैल्यू हम पुट कर देंगे -1 -5 प्लस 3 -2 प्लस I5 इज इक्वल टू 0। कितना आ जाएगा, -5 -6 -7 -8 प्लस 3 इज इक्वल टू प्लस I5 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो -5 और प्लस में 3 कितना आएगा, -5 प्लस I5 इज इक्वल टू 0, तो I5 इज इक्वल टू 5 एम्पियर, ठीक है, जाएगा 5 एम्पियर। मतलब इसका एप्लीकेशन ये कि कोई भी अगर जंक्शन में किसी एक करंट का वैल्यू ना दिया हो तो इस किर्चॉफ्स लॉ के फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग हम उस जंक्शन से वैल्यू निकाल सकते हैं उस अननोन क्वांटिटी का, करंट का। बस क्या करना है, साइन कन्वेंशन को थोड़ा ध्यान में रखना है, लूप फॉर्मेशन को, फिर लूप के बाद आपको इक्वल टू 0 करना है, कि उसका डेफिनेशन हो गया, बस कुछ नहीं। तो ये सिंपल तरीका था I को फॉर्म करने का, ये सिंपल तरीका था I5 को निकालने के लिए, और ये हो गया था आपका किर्चॉफ्स फर्स्ट लॉ, ठीक है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक लेंगे, दैट इज किर्चॉफ्स सेकंड लॉ, इसको रब कर रहे हैं।
सेकेंड क्या है अपना किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ था, दैट इज करंट। किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ था किरचॉफ्स करंट लॉ। सेकेंड है आपका वोल्टेज, ठीक है, दैट इज किरचॉफ्स सेकेंड लॉ और किरचॉफ्स लूप लॉ। वहां जंक्शन था, यहाँ पे लूप लॉ या फिर किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, ठीक है। तो फर्स्ट हम पढ़े करंट, दैट इज जंक्शन। सेकेंड हम पढ़ेंगे वोल्टेज, दैट इज लूप लॉ। इसको पहले हम डिफाइन कर लेते हैं। It states that the algebraic sum of changes in potential around any closed path of electric circuit involving resistors and cells in the loop is 0. That is sigma del V equals to, उसमें क्या रहता है, सिग्मा I is equals to 0, ठीक है। It states that the algebraic sum of the changes in potential around any closed path of electric circuit involving resistors and cells in the loop is 0, that is del V is equals to 0. तो इसका एक लूप बना लेते हैं पहले डायग्राम।
ठीक है, तो ये हो गया इसका। ये देखिए कंप्लीट लूप बना रही है इसमें हम। ठीक है, तो लूप कौन कौन सा है? इसमें 3 लूप है, ए बी, एरो जिस डायरेक्शन में उसी डायरेक्शन में हमें चलना है, एरो जिस डायरेक्शन में उसी लूप को हमको फॉलो करना है। ठीक है, फॉलो करना है। तो इसमें भी 3 रजिस्टर्स R1 R2 R3, 2 EMF सेल है, दैट इज E1 E2। करंट I1 यहाँ से निकल रहा है, I2 यहाँ से निकल रहा है, दोनों प्लस होकर के क्या बन रहा है, यहाँ से दोनों मिल करके I3 = I1 + I2 I3 हो जाए। अब फिर ये I3 टूट रहा है किसमें, I1 और I2। ठीक है, तो एक लूप हम इस डायरेक्शन में चलेंगे, A B E F A। दूसरा लूप क्या होगा, इस डायरेक्शन में चलेंगे, दैट इज C B E D C। और एक चलेंगे फिर हम A B C D E F A। ठीक है, फिर एक छोटा लूप ये, दूसरा लूप ये, और एक बड़ा लूप हो जाएगा, जो दोनों लूप को कंसीडर करके चलेंगे। अब आपको इसमें भी साइन कन्वेंशन यूज करना है आपको, उसके बाद हम बताएंगे कैसे निकालना है इसको। साइन कन्वेंशन आपको क्या यूज करना है? साइन कन्वेंशन पहला साइन कन्वेंशन है EMF है ना, ये EMF ऑफ द सेल है। ठीक है, तो EMF ऑफ द सेल नेगेटिव कब लेंगे हम, EMF of cell is taken as negative if one moves in the direction of increasing potential। That is from negative to negative pole to positive pole। ठीक है, और वाइस वर्सा, फिर वाइस वर्सा भी ले लेंगे। मींस पॉजिटिव कब लेंगे, जब हम डिक्रीजिंग पोटेंशियल में चलेंगे, दैट इज पॉजिटिव टू नेगेटिव। दूसरा है जो वोल्टेज ड्रॉप ले रहे हैं हम। ठीक है, दूसरा है प्रोडक्ट ऑफ रेजिस्टेंस, लिख लेते हैं, प्रोडक्ट ऑफ मींस IR, चलिए IR करेंट और इसका प्रोडक्ट ऑफ IR इज टेकन पॉजिटिव एज one moves in the direction of current in that arm। ये समझ में आ जाएगा, in the direction of current। ठीक है, तो EMF क्या ले रहे हैं, EMF पॉजिटिव तब ले रहा है जब हम क्या करें, इंक्रीजिंग पोटेंशियल में जा रहे हैं। इंक्रीजिंग पोटेंशियल मतलब कम से ज्यादा जा रहे हैं, तो नेगेटिव ले रहे हैं। ठीक है, नेगेटिव ले रहे हैं जब हम कम से ज्यादा जा रहे हैं, पॉजिटिव लेंगे जब हम ज्यादा से कम आएंगे। ठीक है, वैसे ही IR को पॉजिटिव कब लेंगे, IR को पॉजिटिव तब लेंगे जब हम इस लूप में ऐसे मूव कर रहे हैं, तो I × R, तो जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है उसी डायरेक्शन में हम भी जा रहे हैं, तो वो उसको हम पॉजिटिव ले लेंगे। ठीक है, इसमें पहले लूप में हम निकालते हैं, पहला लूप लेते हैं A B E F A B E F A। कैसे चलना है, ऐसे चलना है। तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे, A से B आने के लिए कुछ भी नहीं, कोई ड्रॉप नहीं हो वोल्टेज का, लेकिन जब हम B से
ई आ रहा है, क्या ड्रॉप हो रहा है, बी से ई आ रहा है ना, बी से ई आ रहा है, देखिए बी से ए से बी आए तो कुछ ड्रॉप नहीं हुआ। सेकेंड में जब हम बी से ई आ रहे हैं तो वोल्टेज ड्रॉप होगा, कहाँ होगा, रेजिस्टेंस के अक्रॉस कितना होगा, आई इंटू आर, वोल्टेज क्या पड़ रहा है ना, तो V इज इक्वल टू आई आर पड़े थे ना, V इज इक्वल टू आई आर पड़े थे, तो V इज इक्वल टू आई आर लेना पड़ेगा। तो यहाँ कितना लिखेंगे, I3 पास हो रहा है इसे R2 से, ठीक है, तो R2 लिख दिए। लेकिन अब हम इसी डायरेक्शन में हम भी चल रहे हैं और लूप भी इसी डायरेक्शन में, लूप की डायरेक्शन में हम चल रहे हैं, तो ये हो गया हमारा डायरेक्शन और करंट का डायरेक्शन भी यही है। अब E टू F कुछ भी नहीं है, फिर यहाँ पे फिर हम इस डायरेक्शन में चल रहे हैं, करंट भी इसी डायरेक्शन में, दैट इज I1 R1। अब देखो, अब यहाँ पे क्या है, माइनस से पॉजिटिव जा रहा है, यहाँ क्या आएगा आपका माइनस आएगा, जीरो, ठीक है। जब बस इतना याद रखना है, जब हम छोटे पोटेंशियल के पास पहुंचेंगे, छोटा पोटेंशियल मींस नेगेटिव के पास पहुंचेंगे तो नेगेटिव ले लेना है, पॉजिटिव की तरफ से चलेंगे तो पॉजिटिव ले लेना है, ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है। तो नेगेटिव की डायरेक्शन पहला हम क्या है, क्रॉस किया, नेगेटिव पोटेंशियल क्रॉस किया तो नेगेटिव ले लिए, पॉजिटिव क्रॉस कर दे तो पॉजिटिव लेते और ये इक्वल टू जीरो हो गया। तो E1 का वैल्यू कितना आ जाएगा, E1 का वैल्यू आ जाएगा, ये इधर चले जाएगा तो प्लस में, दैट इज R1 I1 R1 प्लस I3 R2। सेकेंड लूप पे लीजिए आप, सेकेंड लूप कहाँ से चलना है, ऐसे चलना है, ऐसे चलना है। अब कहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं, बी से ई स्टार्ट करो, बी ई डी सी डी, ठीक है। फिर कैसे, इस डायरेक्शन में चलना है, एरो का डायरेक्शन देखिए, तो B टू E D C B। अब B से लेकर के E तक के ब्रांच में देखते हैं, कुछ नहीं है, सिर्फ रेजिस्टेंस है, तो कितना है I3 R2। हम इस डायरेक्शन में, करंट इस डायरेक्शन पॉजिटिव पॉजिटिव रहेगा। अब इसमें कुछ भी नहीं है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है I2 पास कर रहा है ना, I2 I R3, और ये क्या है पॉजिटिव में क्योंकि इसी डायरेक्शन में, या फिर हम इनकाउंटर कर रहे हैं माइनस को, दैट इज माइनस E2 दिस इज इक्वल टू 0, क्योंकि यहाँ से फिर कुछ नहीं है, तो E2 का वैल्यू कितना आ गया, तो I2 R3 प्लस I3, ठीक है। तो अलग अलग लूप में हम ऐसे करके वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। तो टोटल EMF सेल कितना निकल जाएगा, ठीक है। तो सिमिलरली आप ए बी सी डी ई एफ ए बी इस लूप का भी निकाल सकते हैं, ए से लेकर के बी तक चलना है, ठीक है, कुछ नहीं मिलेगा, फिर एक ये मिलेगा, फिर एक ये यहाँ कुछ नहीं मिला, फिर एक ये मिला, ये मिला, तो इसमें E1 माइनस E2 का वैल्यू निकाल सकते हैं आप। ये हो गया आपका वोल्टेज लॉ, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, जहाँ पे हम लूप में काम कर रहे हैं और लूप के थ्रू क्या कर रहे हैं, किसी भी अननोन वैल्यू का, जैसे मान लेते हैं इस लूप में हमको R1 R2 पता है, I1 का वैल्यू पता है, I3 का वैल्यू पता है, पर ये EMF का वैल्यू पता नहीं, ये निकल जाएगा। दूसरा में भी हमको ये नहीं पता था, ये भी निकल जाएगा। अब हमको थर्ड में क्या करना है, इस पूरे लॉ को कि हमको E1 और E2 दोनों का अलजेब्रिक सम निकालना है, तो थर्ड यूज करके हम इसको निकाल सकते हैं, थर्ड लूप का यूज करके। तो यहाँ हम क्या कर रहे हैं, वोल्टेज लॉ में क्या होगी कि किसी भी लूप में, क्लोज्ड लूप में, जब हम सर्किट में किसी क्लॉक डायरेक्शन में या फिर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज डायरेक्शन या फिर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जब भी निकाल रहे हैं, तो टोटल जो आपका आएगा वोल्टेज वो जीरो आता है। अलजेब्रिक सम में पोटेंशियल, चेंज इन पोटेंशियल क्या आ जाएगा, जीरो आएगा। चेंज इन पोटेंशियल क्यों, क्योंकि हर बार यहाँ पोटेंशियल ड्रॉप होता है, पोटेंशियल ड्रॉप मीन्स यहाँ पोटेंशियल का कुछ और वैल्यू होगा, ये आपका इवन ही नहीं रह सकता है, ठीक है, क्योंकि जब भी पोटेंशियल जा रहा है पोटेंशियल सीरीज में चेंज होता है, ठीक है। ये आपका हो गया क्या, किरचॉफ्स लॉ या फिर किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, ठीक है। तो ये
किरचॉफ्स लॉ हो गया। अभी इसका एक एप्लीकेशन पढ़ेंगे हम लोग, उसको बोलते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज, वो भी आपके चैप्टर में है, ठीक है। तो ये दोनों लॉ अगर क्लियर है तो व्हीटस्टोन ब्रिज हम कर सकते हैं। साइन कन्वेंशन को याद रखना बहुत जरूरी है, कुछ नहीं है, सिर्फ जिस डायरेक्शन में हम फ्लो करेंगे उसी डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है तो पॉजिटिव लेंगे, और अगर एक बार हमारे डायरेक्शन में चलते समय पहला नेगेटिव टर्मिनल आएगा या फिर नेगेटिव पोल आ रहा है तो नेगेटिव लेना है, पॉजिटिव पोल आएगा तो पॉजिटिव लेना है इसमें। और जंक्शन में, जंक्शन से जो दूर है उसको नेगेटिव, और जंक्शन के सामने जो आ रहा है फोर्थ जंक्शन आ रहा है उसको पॉजिटिव। ये याद रखिएगा, कोई भी कॉम्प्लेक्स सर्किट सॉल्व कर सकते हैं। अब नेक्स्ट है आपका व्हीटस्टोन ब्रिज। जस्ट एप्लीकेशन ऑफ किरचॉफ्स लॉ, कैसे उसको यूज करके हम निकाल सकते हैं। व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल। इसका पहले हम फिगर ड्रॉ कर सकते हैं। A, B, C, D। ठीक है, तो इसका डायग्राम हो जाएगा। व्हीटस्टोन ब्रिज क्या है, बेसिकली 4 आर्म्स हैं इसमें, और चारों आर्म्स में एक एक रेजिस्टेंस लगाया हुआ है, PQRS। बीच में जो आर्म्स के बीच में एक गैल्वेनोमीटर लगाया हुआ है, दैट इज G। ठीक है, यहाँ पे एक EMF सेल लगाया है, एक की यहाँ पे लगा हुआ, एक की यहाँ पे लगा हुआ। जैसे ही हम की को ऑन करेंगे तो करंट फ्लो करने लगेगा, दैट इज I करंट फ्लो करेगा। तो यहाँ पे A, B, C, D 4 जंक्शन दिए हैं। इस जंक्शन में करंट क्या होगा,
डिवाइड होगा, दैट इज I, और यहाँ पे क्या हो जाएगा I1, इधर I1 इधर चला गया, तो क्या फ्लो करेगा I माइनस I1, ठीक है। गैल्वेनोमीटर के थ्रू करंट पास कर रहा है Ig, उसके बाद फिर V, और इसमें कितना होगा I1 इधर गया, Ig इधर माइनस हो गया, तो I1 माइनस Ig, फिर यही Ig इधर से फ्लो करके आ रहा है, तो I माइनस I1 प्लस Ig, और ये दोनों को करेंगे तो I1 कट गया, Ig कट गया, और फिर ये I फिर से फ्लो करेगा। तो ये गैल्वेनोमीटर का व्हीटस्टोन ब्रिज का डायग्राम हो गया, ठीक है। और ये इंपॉर्टेंट है, ये आता है, ठीक है। अब जैसे ही हम करंट के लिए T1 को प्रेस करेंगे, T1 को कनेक्ट करेंगे, कि K1 को प्रेस करेंगे और K2 को नहीं करेंगे, K2 के उसके बाद करेंगे, जस्ट बाद, तो Ig जो है Ig में फ्लो नहीं दिखेगा, करंट का फ्लो नहीं जाएगा। Ig क्या होगा, जो हमारा गैल्वेनोमीटर है, गैल्वेनोमीटर कैसे डिवाइस है, बहुत ही सेंसिबल डिवाइस है, जिसमें जस्ट करंट या फिर किसी तरह का वोल्टेज अगर बहुत माइन्यूट है फिर भी उसके डिफ्लेक्शन को ये पकड़ लेता है। सेंसिबल कहने का मतलब कि अगर माइक्रो में करंट का वैल्यू है या माइक्रो में वोल्टेज का वैल्यू, फिर भी ये सेंस कर लेता है। तो अगर इसका करंट का वैल्यू 0 है, ये डिफ्लेक्शन नहीं देगा, मींस करंट का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इसमें भी हम किरचॉफ्स लॉ से इसको सॉल्व करेंगे, और अगर इस चारों आर्म में से एक का वैल्यू मुझे नहीं पता है, एक रेजिस्टेंस का वैल्यू नहीं पता है, तो उस रेजिस्टेंस को हम निकाल सकते हैं आराम से, ठीक है। तो हमको यहाँ पे क्या है कि अगर गैल्वेनोमीटर क्या करता है, इफ गैल्वेनोमीटर shows no deflection, then the bridge is said to be in balanced condition, ठीक है। तो इस केस में क्या आएगा, P by Q is equals to R by S, ये इक्वेशन आएगा। और इसी इक्वेशन, ये इक्वेशन अगर आ गया, तो इसी इक्वेशन में अगर 3 नोन वेरिएबल है और एक अननोन है, तो उसको अननोन को निकाला जा सकता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके, ठीक है। तो हम देखते हैं कि अगर इसमें हम लाते हैं तो ये इक्वेशन आता कैसे है, इक्वेशन हमको प्रूव करना है। एग्जाम में आता है आपका व्हीटस्टोन ब्रिज में, या तो इसको प्रूव करना है आपको Q by Q और R by S, या फिर इसी में बेस्ट एक न्यूमेरिकल दे देगा, ठीक है। वैल्यूज भी आएगा, मान लीजिए Q का वैल्यू पता करना है आपको, तो आप अगर ये किए रहेंगे तो इससे पता कर लेंगे, ठीक है। तो वोल्टेज जो लूप लॉ है, यहाँ पे 2 लॉ काम कर रहा है, एक तो जंक्शन लॉ यहाँ काम कर रहा है, और दूसरा लूप लॉ इसमें काम कर रहा है, इसमें काम कर रहा है, एक बार ऐसे काम कर रहा है, तो 3 लूप इसमें भी बन रहा है। तो हम लूप कंसीडर करते हैं A B D A एक बार, और दूसरे बार कंसीडर करेंगे B C D B, ठीक है। अभी जस्ट हम लोग लूप लिए हैं, तो क्या करना है, A B D A। अब A to B जा रहा है, तो वोल्टेज कितना आएगा, A to B जाएंगे तो करंट कितना है, A to B जाएंगे तो करंट है I1, और रेजिस्टेंस है P, और जिस A ये डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है, ये लूप फॉलो कर रहा है, तो A to P जाने से I1 P सेम डायरेक्शन में रखेंगे तो पॉजिटिव, ठीक है। नेक्स्ट है इसी डायरेक्शन में हम आते हैं, तो क्या हो जाएगा IG इंटू G, और सेम डायरेक्शन दैट इज पॉजिटिव। फिर इस डायरेक्शन में जाएंगे, इस डायरेक्शन में क्या हो रहा है कि हम इधर से जा रहे हैं और करंट इधर से आ रहा है, तो माइनस R I माइनस I1, तो पहले लूप से आपका ये वैल्यू आएगा।
क्लॉकवाइज डायरेक्शन है ना, क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चल रहा है। तो क्या आ रहा है, बी टू सी जाने में I1 माइनस जी, जो करंट पास कर रहा है किसके थ्रू, क्यू के थ्रू, हम भी इसी डायरेक्शन में और करंट भी इस डायरेक्शन में, तो पॉजिटिव। फिर नेक्स्ट हम इस डायरेक्शन में, करंट इस डायरेक्शन में, तो नेगेटिव क्या जाएगा, I प्लस सॉरी माइनस I1 प्लस IG और S, ठीक है। और नेक्स्ट हम ऊपर जा रहे हैं और IG नीचे उतर रहा है, माइनस IG इंटू जी, और अभी क्या हो रहा है, जब गैल्वेनोमीटर तो में रिफ्लेक्शन नहीं दे रहा है, मीन्स बीच से कोई भी करंट पास नहीं कर रहा है, तो बैलेंस्ड है दोनों आर, तो I करंट पास नहीं करने का मतलब क्या हो गया, IG इज इक्वल टू 0। तो इक्वेशन 2, इक्वेशन 3, इक्वेशन 1 हमको प्रूव करना है। इक्वेशन 2 में आप IG को वैल्यू 0 पुट करेंगे तो ये इक्वेशन कितना मिलेगा आपको, I1P, ये तो 0 हो गया, दिस इज इक्वल टू 0 माइनस R I माइनस माइनस प्लस R I1 इज इक्वल टू 0, ठीक है ना। या फिर आप ऐसे ही कर सकते हैं, मल्टीप्लाई करने का ये कट जाएगा, ठीक है, आगे कटेगा। अब इस केस में, इस इक्वेशन में इसको इक्वेशन देते हैं 4। अब इक्वेशन 3 में अगर IG 0 पुट करेंगे तो I1Q माइनस फिर से IG 0 हो गया, तो क्या जाएगा, माइनस S रेजिस्टेंस I माइनस I1 और वहां पे IG 0 0, दिस इज इक्वल टू 0। अब क्या करना है, इक्वेशन 4th और 5th को 4/5 कर दीजिए, मीन्स डिवाइडिंग इक्वेशन 4/5, तो क्या आ जाएगा, मान लो तो सुधर ले जाते हैं, तो I P इज इक्वल टू R I माइनस I1 बाय I1 Q S I माइनस I1, कट गया, दिस इम्प्लाइज P बाय Q इक्वल टू R, ये प्रूफ हो गया, ठीक है, जो कि हमको इक्वेशन 1 को प्रूफ करना था। तो व्हीटस्टोन ब्रिज से हम एक एप्लीकेशन है किरचॉफ्स का दोनों लॉ का, जहाँ पे लूप भी काम कर रहा है, जहाँ पे जंक्शन भी काम कर रहा है, तो हम क्या किए, दोनों लूप में जस्ट किरचॉफ्स सेकेंड लॉ लगाए, दैट इज वोल्टेज लॉ लगाए, और उसके अकॉर्डिंग हम इसमें आर्म्स में करंट का वैल्यू, वोल्टेज का वैल्यू इक्वेट करके 0 कर दिए, और उसको सॉल्व करने से हमारा P/Q R/S प्रूफ हो गया। तो इसमें बस आपका अगर तीन क्वांटिटी नॉन है, मान लेते हैं P Q R नॉन क्वांटिटीज, देन S कैन बी डिटरमिन्ड। देखो अब ये नॉन क्वांटिटी का मतलब क्या है, क्या कि अलग अलग हम वायर लगाए, वायर का क्या होता है कि रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी, रेजिस्टेंस अपना इंटरनल प्रॉपर्टी होता है, लेंथ पे डिपेंड करता है, एरिया पे डिपेंड करता है, मटेरियल पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। तो यहाँ पे एक अननोन रेजिस्टेंस का वायर लगाए, कोई भी वायर यूज किए, जो वायर का अनुमान हमको नहीं पता है, कोई नया मेटल है उस वायर का नहीं पता है, तो उस वायर का हम रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं कि हाँ ये गुड कंडक्टर की तरह काम करेगा, बैड कंडक्टर की तरह काम करेगा। तो ये इससे हम प्रूव कर सकते हैं, और अननोन या फिर न्यू वायर का कुछ प्रॉपर्टीज पता कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया व्हीटस्टोन ब्रिज, जो कि एप्लीकेशन था किरचॉफ्स लॉ का। तो इसको हम रफ कर देते हैं।
ठीक है, ये चैप्टर 5 का आपका सारा टॉपिक हो गया कंप्लीट। अब इस पे बेस्ट हम क्या करेंगे, कुछ न्यूमेरिकल्स बना लेंगे। ठीक है, चैप्टर 5 का भी टॉपिक्स आपका कंप्लीट हो गया। क्या है 6 ठीक है। A 6 meter long copper wire has a diameter of 0.4 mm and its resistance is 0.6 ohm. Calculate its resistivity and conductivity. The solution here is that is given. diameter है 0.45 mm, इसको मीटर में कर लो। रेजिस्टेंस कितना दिया हुआ है, ठीक है। कैलकुलेट इट्स रेजिस्टिविटी निकालना है एंड कंडक्टिविटी दैट इज सिग्मा। तो हम लोग जानते हैं कि रेजिस्टिविटी हम निकाल लेंगे तो कंडक्टिविटी आराम से निकाल सकते हैं। ठीक है, और लेंथ दिया हुआ है कितना, आर इज इक्वल टू कितना था, रो एल बाय ए बाय आर इज इक्वल टू रो कितना जाएगा, आर इंटू ए बाय एल। तो आर कितना पुट करना है आपको, 0.6 इंटू ए पाई आर स्क्वायर बाय एल। एल हो जाएगा 6 मीटर। पाई आर स्क्वायर का वैल्यू कैसे निकलेगा, पाई आर स्क्वायर दैट इज पाई 22/7 इंटू आर स्क्वायर। तो ये है ना आपका बी दैट इज 0.45 इंटू 10⁻³ बाय 2 का होल स्क्वायर। तो मैं तो हम क्या लिखेंगे, रो को 0.6 इंटू 5 दैट इज 22/7 इंटू 45 इंटू 10⁻⁻6 इसको स्क्वायर कर दो और यहाँ पे 4 लिख दो और बाय एल का वैल्यू दैट इज 6 मीटर। अब इसको सॉल्व कीजिए, यह जाएगा आपका रेजिस्टेंस का वैल्यू। ये अगर यहाँ नीचे 0 आ रहा है तो यहाँ पे क्या बन जाएगा 5, ठीक है ना, नीचे 0 आया ना, नीचे आया -7 होगा।
निकालेंगे तो कितना आ जाएगा आपका? सॉल्व करने के बाद ये आपका आ जाएगा 2 into 10 to the power -8 2 into 10 to the power -8 ओम मीटर। ये आप कैलकुलेटर से कर लेगा। तो रो इज इक्वल टू 1 बाय सिग्मा होता है, दैट इज 1 बाय 2 into 10 to the -8। तो ये आप 10 कर दो यहाँ पर, इसको क्या कर सकते हैं 10 to the power 1 by this 10 by 2 into 10 to the power 7 5, that is 5 into 10 to the power 7 क्या होगा? जस्ट अपोजिट रिवर्स। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं या फिर सीमेंट भी लिख सकते हैं सीमेंट पर मीटर। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ गया कि अगर किसी चीज का रेजिस्टिविटी निकालना है और ये डाटा दिया हुआ तो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था पूछने का, बस ये फॉर्मूला आना चाहिए। ठीक है, बस ये फॉर्मूला आना चाहिए, निकल जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन 1 हो गया। रेजिस्टेंस की कॉम्बिनेशन पे क्वेश्चन करेंगे आता है। फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आएगा कि तो बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। V इक्वल्स टू I आर पे क्वेश्चन बन जाएगा, जस्ट फॉर्मूला find V equals to I आर पे क्वेश्चन करते हैं। Current of 0.6 ampere flows through a resistance of 25 ohm. Calculate voltage cross switch। इतना सिंपल क्वेश्चन है, सिर्फ फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। रेजिस्टेंस दिया हुआ है R, निकालना क्या है भाई, इक्वल्स टू I आर से निकालना उसको। क्वेश्चन सिर्फ फॉर्मूला बेस पे अभी V निकाला, कभी ये दोनों क्वांटिटी दिया रहेगा R निकालना, कभी I V R दिया रहेगा R निकालना होगा। तो ये जस्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, इसमें कोई उतना ज़्यादा तकलीफ नहीं होगा। ठीक है, finally effective resistance of the
following combination. ठीक है, क्या निकालना है? अब हम कॉम्बिनेशन की ड्रिफ्ट बनाएंगे। कि सीरीज और पैरेलल में अगर रेजिस्टेंस है कनेक्टेड है तो उसको कैसे उस सर्किट को सॉल्व करेंगे वो निकालना है। टोटल रेजिस्टेंस कैसे पता करेंगे? तो हमको टोटल रेजिस्टेंस निकालना है। तो क्या दिख रहा है कि ये जो रेजिस्टेंस है R1, R2, R3, R4, ये चारों रेजिस्टेंस के आपस में पैरेलल है। तो हम जब टोटल रेजिस्टेंस 1/RP निकालेंगे, क्या निकालेंगे? दैट इज 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2 कितना होता है? 4/2 दैट इज 2। 1/RP इज इक्वल टू 2। तो RP कितना हो जाएगा? 1/2 that is 0.5 ओम। अब 0.5 ओम इसको अगर डायग्राम फिर से बनाते हैं तो क्या लिखते हैं? 0.5 ओम A B C 0.5 ओम और ये 20 ओम। तो सीरीज में निकलेगा। ये क्या है? आपस में सीरीज में कनेक्टेड है। तो 20 ओम प्लस 0.5 ओम that is 20 ठीक है। ये सिंपल सर्किट था, कुछ था नहीं इसमें ज्यादा। अगर सर्किट को थोड़ा कॉम्प्लेक्स करते हैं, ठीक है, सर्किट को थोड़ा कॉम्प्लेक्स करते हैं। ये जस्ट पैरेलल और सीरीज का कॉम्बिनेशन था। ये इसका रिजल्टेंट फिर इसके साथ सीरीज में कनेक्ट हो जाएगा। Resistors of 1 ohm each are connected in parallel. Okay, then 1 ohm is connected in series with this. ठीक है,
find the resultant resistance if the current of 10 ampere passes through the circuit. What is potential difference across each resistance? बहुत कॉन्सेप्ट वाला क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन से सारा कॉन्सेप्ट क्लियर। Two resistors of 1 ohm each are connected in parallel and 1 ohm is connected in series with this group. ठीक है, मतलब दो रेजिस्टेंस 1 ohm और 1 ohm का ही कनेक्टेड है, फिर इससे सीरीज में कनेक्टेड है 1 ohm। मान लेते हैं A, B और C। ठीक है, फाइंड द रिजल्टेंट रेजिस्टेंस, टोटल रेजिस्टेंस निकालेंगे। if the current of 10 ampere passes through the circuit, what is the potential difference across each resistance? तो 10 ohm यहाँ से पास कर रहा है और पोटेंशियल डिफरेंस आपको निकालना है V1, V2, V3। ठीक है, V1, V2, अब रिजल्टेंट जो टोटल रेजिस्टेंस इफेक्टिव रेजिस्टेंस आएगा वो कितने निकलेगा? पहले तो आरपी निकालेंगे, तो 1/RP = 1/1 + 1/1, तो 1/RP = 2। तो फिर से RP क्या आ गया? 2/1। ठीक है, तो RP क्या आ जाएगा? 1/2 0.5 ओम। ठीक है, अब RP, ये RP इसके साथ सीरीज में, तो RS कितना आएगा टोटल? 0.5 + 1 दैट इज 1.5 ओम टोटल रेजिस्टेंस आ गया। अब देखना है कि ये हमारा करंट है, ये दोनों सॉरी ये जो हमारा सर्किट है वो दोनों पैरेलल में और ये सीरीज में। तो जब भी 10 एम्पीयर पास होता है ना, तो हम क्या बनाया है कि इसमें और इसमें करंट अलग जाएगा, वोल्टेज सेम जाएगा, और इसके थ्रू जो वोल्टेज जाएगा वो इससे डिफरेंट होगा। ठीक है, मतलब कि ये इसमें यहाँ पे I1 और यहाँ पे I2 होगा। ठीक, और ये फिर I1 + I2 I हो जाएगा, क्योंकि करंट हमारा सेम पास होगा इससे जो सर्किट में जा रहा है। यहाँ पे करंट अलग अलग होगा और यहाँ पे वोल्टेज सेम होगा। तो मान लेते हैं हम V लिख लेते हैं और इसको V1 V2, अच्छा V1 V2 जान लेते हैं। चलिए अब देखिए कैसे निकालते हैं इसको। V = I क्या है? ठीक है, अब V इसके थ्रू क्या करेगा? V1 = I1 R, V2 = I2 R, और V3 = I3 या फिर I R। ठीक है, तो V3 निकल जाएगा ना आपका, V3 निकल जाएगा। V3 निकालने के लिए क्या करेंगे आप? I दैट इज 10 into रेजिस्टेंस 1 दैट इज V3 = 10 वोल्ट। ये 10 वोल्ट आ गया। अब यहाँ पे निकालने के लिए I अलग अलग जाएगा और वोल्टेज भी नहीं पता है ना।
V1 V2 क्या है, V1 और V2 सेम है, V1 V2 सेम है, I1 I2 अलग। तो V1 निकालने के लिए, V2 निकालने के लिए क्या करेंगे हम, I लेंगे, जो भी I फ्लो कर रहा है इंटू I1 या I2 इंटू R, या फिर V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3, और ये दोनों सेम है, दैट इज 2V1 प्लस V3, ये V2V1 नहीं पता हमको, V3 पता है, V3 कितना है 10 है, ठीक है, तो ये आ जाएगा 10। अब करंट का वैल्यू हमें नहीं पूछा है, हमें करंट का वैल्यू नहीं पूछा है कि कितना करंट फ्लो कर रहा है, तो टोटल करंट जो सर्किट में RP के थ्रू फ्लो कर रहा है वो कितना फ्लो कर रहा है, वो 10 फ्लो कर रहा है, ठीक है। टोटल करंट जो पैरेलल में फ्लो कर रहा है कितना कर रहा है 10, 10 इंटू 1.5, दैट इज 15, सो RP कितना है 0.55, दैट इज 5, मीन्स ये कितना है 2 इंटू 5 प्लस 10, टोटल वोल्टेज क्या आ जाएगा हमारा, ठीक है, ठीक है, ये क्या आ रहा है आपका V1 आ गया इतना, V2 आ गया, V1 आ गया 5, V2 आ गया 5 और V3 आ गया 10, ये आपका आ गया टोटल 20, 10 प्लस 5 प्लस 5। लेकिन यहाँ पे एक चीज क्या है कि यहाँ पे I का वैल्यू अलग अलग नहीं पूछा है, सिर्फ हमको पूछा है V1 V2 V3, तो जब V1 V2 पूछा है तो टोटल करंट हम इसलिए ले रहे हैं वहाँ पे, अलग अलग नहीं ले रहे ब्रांच का, क्योंकि टोटल हम RP के क्रॉस लेंगे, क्योंकि V1 और V2 दोनों बराबर होगा, ठीक है, तो दोनों बराबर होगा तो दोनों क्या लेंगे हम RP के थ्रू लेंगे करंट, और टोटल RP के थ्रू टोटल करंट तो 10 ही पास करेगा ना। लेकिन अगर हम इसको RP को डिवाइड कर रहे हैं अलग अलग केस में, ठीक है, अलग अलग केस में डिवाइड कर रहे हैं, तब यहाँ पे I1 अलग जाएगा और I2 अलग जाएगा, ठीक है। अगर इसी केस में हम I1 I2 निकालना चाहें तो निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं आराम से। देखिए I1 और I2 के केस का अलग अलग वैल्यू आता है कि नहीं आता है, 5 भी आएगा, ठीक है, कैसे आएगा क्योंकि वोल्टेज सेम जा रहा है, V1 इज इक्वल टू I1 R, ये 5 इज इक्वल टू I1 इंटू 1, तो I1 का वैल्यू हो गया 5 और I2 का वैल्यू हो गया 5, तो दोनों मिलाकर कितना हो गया, दोनों मिलाकर 10 एम्पियर हो गया जो क्वेश्चन में दिया हुआ, ठीक है। लेकिन कभी कभी कुछ इक्विवेलेंट करंट फ्लो नहीं करता है, ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या किए RP पुट कर दिए, क्योंकि दोनों सेम था इसलिए हम यहाँ पे टोटल रेजिस्टेंस RP पुट कर दिए, नहीं रहता सेम तो RP नहीं पुट कर सकते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन हो गया आपका। ठीक है,
तो ये हो गया आपका चैप्टर नंबर 5 भी कंप्लीट आज। तो चैप्टर 5 में हम लोग क्या क्या पढ़ लिए? चैप्टर 5 में हम लोग इलेक्ट्रिक करंट में हम लोग कहाँ से इलेक्ट्रिक करंट जनरेट होता है, मीन्स इलेक्ट्रॉन, उसका स्मॉलेस्ट करंट चार्ज हो गया, चार्ज के फ्लो को ही विद रिस्पेक्ट टू टाइम इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। फिर इसमें हम ओम्स लॉ, रेजिस्टिविटी, कंडक्टिविटी, इसमें न्यूमेरिकल बेस्ड, फिर रेजिस्टेंस का कंडक्शन सीरीज में पैरेलल में उसके न्यूमेरिकल बेस्ड, फिर व्हीटस्टोन ब्रिज जो कि एप्लीकेशन है किर्चॉफ्स लॉ का। किर्चॉफ्स में हम 2 लॉ पढ़े, करंट और वोल्टेज लॉ। तो ठीक है, ये चैप्टर आपका आज कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट चैप्टर आपका। नेक्स्ट चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे कल, और हम बैंड थ्योरी ऑफ सॉलिड स्टार्ट करेंगे। ठीक है, फाइबर ऑप्टिक्स अभी स्टार्ट नहीं करेंगे, बैंड थ्योरी ऑफ सॉलिड स्टार्ट करेंगे। बैंड थ्योरी ऑफ सॉलिड में आपका सेमीकंडक्टर को पढ़ाएंगे। सेमीकंडक्टर, नॉन कंडक्टर, सेमीकंडक्टर, इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर में कितने टाइप्स हो गए, क्या क्या हो गए, वो हम कल मॉड्यूल स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ये हो गया आपका पूरा चैप्टर 5 आज कंप्लीट। थैंक यू।